हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5th और चैप्टर 5th का ये थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टडी किया, साथ में उसके बढ़िया न्यूमेरिकल्स देखे। पिछले वीडियो के अंदर हमने न्यूटन सेकेंड लॉ को डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है उसके अंदर हम करने वाले हैं बेस्ट न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ एंड कांस्टेंट मोशन को पढ़ेंगे और उसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। अगर केवल आपको कांस्टेंट मोशन वाला पार्ट देखना है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि सर हम तो केवल कांस्टेंट मोशन वाला पार्ट है वो देखने आए हैं, उसके न्यूमेरिकल्स देखने आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको टाइम के स्टैम्प्स दिए हुए होंगे, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके और कांस्टेंट मोशन वाले पोर्शन पे स्किप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपके सामने है वो ये रहा, देखो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन। फाइंड द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन आपको निकालनी है, टेंशन फोर्स टी। आपने अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, प्लीज एक बार उसको जा करके देख लो, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक इस वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तीन आपके पास कुछ मास लगे हुए हैं, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। आंसर देखते हैं। देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने एक बात सीख ली है, F इक्वल्स टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने एक बात सीखी है, F इक्वल्स टू ma। देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है और ये जो रस्सी यहाँ पे जिसका यूज हो रहा है वो कैसी है, स्मूथ। ठीक है, एक्सेलरेशन सभी के लिए ए ही होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है भाई, F इक्वल्स टू m में, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स अपॉन नेट मास अपॉन नेट मास, टोटल फोर्स और टोटल मास। देखो, ये 2g है, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा होगा 2g, अरे मास इंटू ग्रेविटेशन mg मतलब 2g। ठीक है, और 3 kg के ऊपर भी एक फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा, मास इंटू ग्रेविटेशन, तो 3g। इसके ऊपर जो फोर्स वर्क कर रहा होगा वो क्या होगा, 3g, मास इंटू ग्रेविटेशन। इसका 3 मास है और ग्रेविटेशन। अच्छा, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए भाई, ये मोशन कहाँ की तरफ होगी, मोशन नीचे की तरफ होगी, क्योंकि वो मास भारी है, ये मास हल्का है, तो मोशन ऐसे होगी, उधर होगी। समझ पा रहे हो, तो वो बड़ा फोर्स है, तो उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि मोशन की डायरेक्शन है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा होगा, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन यही है भाई। हैवी जो वेट है ना, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा, ये हल्का है तो ऊपर उठ जाएगा थोड़ा। अच्छा, तो इधर देखेंगे तो एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा, इसमें ऊपर की तरफ लग रहा होगा भाई। ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो नीचे से एक्सेलरेशन वर्क कर ही रहा होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक, तो अपन ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन वो आएगा क्या। तो देखो, नेट फोर्स कितना हो गया, 3g माइनस 2g, 3g माइनस 2g। अब बोलोगे सर इस स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन फोर्स भी लगेगा, वो तो इंटरनल फोर्स है, हम केवल एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स हमारा केवल यही वर्क कर रहा है इन पे। अच्छा, देखो, 3g माइनस 2g अपॉन नेट मास बताओ कितना है, 2 kg, 5 kg और 3 kg, टोटल मास। सारे को जोड़ना है, कभी इन दोनों को जोड़ के रख दो, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो 2, 5 और 3, तो ये हमने लिखा 2 + 5 + 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, g/10, ये आ जाएगा g/10। ये आ गई आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ गया, g/10, और इसकी यूनिट लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा सभी का, इसका भी ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यही एक्सेलरेशन इसका होगा, यही एक्सेलरेशन इसका होगा, पर ये मोशन के डायरेक्शन में ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रही है, बेसिकली उसी की तरफ ये जा रहा है, तो इस पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। अच्छा, चलो देखते हैं, अब हम टेंशन निकालेंगे। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन तो सभी के लिए बराबर होगा। ठीक है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, हम टेंशन निकालते हैं, टेंशन फोर्स निकालते हैं। देखो, यहाँ क्या है कि टेंशन फोर्स जो है वो हमें पता है। देखो, F इक्वल्स टू m में होता है, तो सबसे पहले 2 kg के लिए देखते हैं। 2 kg
2 किलोग्राम के लिए जो टेंशन फोर्स है वो कितना है, इसका पता लगाते हैं। देखो 2 kg के ऊपर टेंशन, एक तो नीचे की तरफ ये फोर्स वर्क कर ही रहा है, ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स वर्क कर रहा होगा टी। अब ये रस्सी यहाँ तक बदली नहीं है, तो यहाँ पे भी जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहा होगा वो टी ही होगा। जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन फोर्स सेम, जैसे ही रस्सी बदल जाए टेंशन फोर्स भी बदल जाता है। तो यहाँ जैसे ही रस्सी बदली, अब टेंशन फोर्स देखो यहाँ पे T1 हो गया, यहाँ इसके लिए देखोगे तो ऊपर की तरफ। अच्छा, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वैसे तो पीछे बता चुका हूँ वीडियो में सारा, ठीक है। देखो क्या है कि जहाँ से आपको टेंशन फोर्स देखना है, डायरेक्शन जहाँ से आपको देखना है वहाँ बैठ के अम्ब्रेला को ओपन कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ से देखना है 3 kg पे बैठ जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग की तरफ अम्ब्रेला को ओपन कर दो, तो ऊपर की तरफ खुल रहा है तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना। देखो अब F टोटल फोर्स बताओ 2 kg पे कितना, हम 2 kg के लिए देख रहे हैं। तो एक तो ये 2G लग रहा है और एक T। अब मोशन की डायरेक्शन कौन सी तरफ है, मूव ऊपर की तरफ करता जा रहा है, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव है, डेफिनेट सी बात है। अच्छा, तो यहाँ पे जो T है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप क्या लेंगे T माइनस 2G, T माइनस 2G। अच्छा, इक्वल्स टू आपके पास देखो MA मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना आया, देखो मास आपके पास आ गया है, कहाँ है मास, 2G, 2 kg है ना, सॉरी, और इंटू में एक्सलेशन कितना है, देखो G/10। अच्छा, यहाँ से G से G कैंसिल आउट कर दें क्या, देखो ये क्या है 2G/10, तो देखो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा T इक्वल्स टू 2G/10 और माइनस, अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एंड 2G, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, ये 2G था वो उधर चला गया, ठीक है, T माइनस 2G, ये 2G कहाँ से आया, हाँ नीचे लग रहा है, सॉरी, ठीक है। देखो 2 माइनस G/10 बिल्कुल ठीक है। मास ये हमारा है, एक्सलेशन ये हमारा है, और ये हमारा टोटल फोर्स है जो कि 2G पे वर्क कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2G को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2G प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 2 तो 20G, तो 20 प्लस 10G मतलब 20 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा भाई 22 अपॉन 10, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व, यहाँ से लिख दूँ, देखो 22 अपॉन 10, 22 इंटू G की वैल्यू 10 ले लें भाई, ग्रेविटेशन मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भाई ग्रेविटी तो है, तो देखो 20 इंटू 10 और अपॉन 10, तो अपॉन 10 से 10 गया तो 22 न्यूटन। ये टेंशन फोर्स आ गया है किसके लिए, T की वैल्यू हमारे पास आ गई है, T ये किस पे लग रहा है 2 kg पे, ये जो T है ना, इस T की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 20 न्यूटन। 5 kg और 2 kg के बीच टेंशन फोर्स जो लग रहा है वो मतलब इस स्ट्रिंग पे जो लग रहा है, 2 रस्सियां हैं यहाँ पे, एक तो ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है। पहली स्ट्रिंग पे हमारे पास 22 न्यूटन हमारे पास टेंशन फोर्स आ चुका है, बड़ी आसानी से आया है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। T1 की वैल्यू को निकालना है, देखो T की वैल्यू तो आपने निकाली, T1 के लिए क्या होगा, T1 के लिए यहाँ पे देखो आपको स्टडी करना होगा 3 kg को, भाई इसके बीच तो T लग रहा था वो आपने निकाल लिया, अब T1 निकालते हैं। देखो क्या होगा, 3 kg को स्टडी करें तो 3 kg के लिए FBD ड्रा करो, मतलब कौन कौन से फोर्स उस पर वर्क कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा भाई, इस पर एक फोर्स तो 3G वर्क कर रहा है जो कि मोशन की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये हमने लिया 3G जो कि पॉजिटिव होगा, और माइनस ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T1 वर्क कर रहा है, आप देखो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T1 वर्क कर रहा है। अच्छा, F हो गया हमारा, F फोर्स तो इस पर ये लग रहे थे M में, मास कितना है बताओ, मास उसका 3 है, ये हमने लिखा 3, और इंटू एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन हमारा आया था देखो G/10, तो G/10 मतलब तो ये हमने लिखा G/10, ठीक है। अच्छा, G की वैल्यू तो 10 ही है वैसे भी, देखो इसको लिख देते हैं, अभी सोल्व करते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3G है तो यहाँ पे करते हैं 3 इंटू 10 माइनस T1 और इक्वल्स टू 3 इंटू 10/10, 10 से 10 कैंसिल, भाई G की वैल्यू 10 है, यहाँ भी G की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें G की वैल्यू 10। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, देखो 30 उधर ले जाओ, T1 भी उधर ले जाओ, तो T1 इक्वल्स टू, देखो वो 30 उधर जाएगा तो -3, ये -3 इधर आ जाएगा, तो 30 माइनस 3 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 27 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 27 न्यूटन।
और वो कितना आया था, टी कितना आया था हमारे पास 22 न्यूटन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन है देखो, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेंशन की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। भाई एफ इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम ए। क्यों एग्जाम्पल्स तो हम किसके कर रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ के, है ना। देखो एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा नेट फोर्स अपॉन में आपको लगाना पड़ेगा नेट मास। नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स देखो यहाँ पे 2 kg के लिए अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट काम कर रहा होगा ग्रेविटेशन का, ये इंक्लाइंड प्लेन है देखो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तो यहाँ पे इस तरफ मास इंटू ग्रेविटेशन काम कर रहा होगा, इस तरफ कर रहा होगा ना, और ऐसे इसके लिए भी कर रहा होगा। ग्रेविटेशन का देखो एक कंपोनेंट तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है भाई, यहाँ पे एंगल थीटा होता है आप जानते हो, तो इधर तो क्या हो जाएगा mg कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। तो ये हमने लिखा mg साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर उसके लिए बात करेंगे तो इसका कंपोनेंट दूसरी तरफ होगा। ठीक है, यहाँ थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 37 डिग्री क्वेश्चन में दी गई है, तो इसको लिख दो, ये कितनी हो गई 37 डिग्री। अच्छा, वहाँ पे क्या होगा देखो, इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 53 है, तो mg साइन 53, तो ये हमने लिखा mg साइन 53 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस पे ये फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, तभी तो आपके पास एग्जैक्ट फोर्स आ पाएगा। देखो मास कितना है इसका, इसके लिए मास देखो 2 है, और g की वैल्यू 10 है, अगर मान लो क्वेश्चन में दी हुई हो g की वैल्यू 10, तो इसको रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, तो क्या था mg साइन 37, तो m और g तो आ गया साइन 37। इसके लिए देखो एक फेमस सा ट्राइंगल है हमारा, यहाँ पे अगर ये 37 डिग्री है, ये आपका एंगल 53 डिग्री है, तो यहाँ पे इसके सामने 3 होता है और इसके सामने 4 होता है और ये होता है 5। फिर होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, और साइन में 37 की वैल्यू चाहिए। तो देखो साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस है 3/5, तो इनटू में यहाँ कर दो 3/5। इसकी तो वैल्यू ये आ गई mg साइन थीटा की। इसके लिए mg साइन थीटा क्या होगा भाई, मास इसका 2 है, तो 2 इंटू 10 और इंटू साइन 53 चाहिए आपको, साइन 53 चाहिए, तो इसके सामने देखो ये है 4, तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12, तो टोटल फोर्स यहाँ से क्या आ गया 12 न्यूटन। बात खत्म, ये बात आपको समझ आ गई होगी, 12 न्यूटन। और यहाँ पे टोटल कितना हो गया देखो, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 न्यूटन। आपको दोनों साइड का फोर्स मिल गया। ठीक है, और किससे आया ये राइट डाउन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इधर क्या लगा था, mg साइन थीटा, mg साइन 37 डिग्री, और इसी से आया 12 न्यूटन, और इधर क्या लग रहा था, mg साइन 53 डिग्री, और इससे ये 16 न्यूटन आया है। बात खत्म। तो आपको क्या चाहिए, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। आपको चाहिए नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। नेट फोर्स हमारा कितना है, देखो मूवमेंट कौन सी तरफ होगा भाई, जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, उधर जाएगा, तो 16 इसको पॉजिटिव ले लो, तो 16 माइनस 12, नेट फोर्स तो ऐसे ही आता है, तो 16 माइनस 12 अपॉन नेट मास कितना है, देखो 2 और 2 4 kg, तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्सलेशन इक्वल्स टू भाई 4/4, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आया एक्सलेशन। हमें क्या चाहिए था, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन देखो कौन सी तरफ लग रही होगी। अच्छा, यहाँ से देखो, अगर टेंशन देखोगे तो इस तरफ लग रही होगी, इसको अगर टी मान लिया जाए, क्या स्ट्रिंग चेंज हुई, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, तो यहाँ से टेंशन इस तरफ लग रही होगी टी, तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी एक मास को स्टडी कर लो, है ना, चाहे 2 kg इसको कर लो, चाहे 2 kg उसको कर लो। देखो F इक्वल्स टू एम में होता है, तो टेंशन के लिए क्या करेंगे, आपको निकालना है टेंशन टी। ठीक है, किसको कितनी टेंशन है
भाई इस रस्सी को ये टेंशन है इस 2 kg को रोक के रखना है, इस रस्सी को भी ये टेंशन है कि इसको 2 kg को रोक के रखना है, तो इनको कितनी टेंशन है वो हमें निकालनी है ना, वो फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है इनको, मतलब इनको रोक के रखने के लिए, वो आपको निकालना है। देखो तो इसको अगर स्टडी करोगे तो यहाँ पे इधर T है और इधर 12 न्यूटन है, समझ पा रहे हो। तो मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, उधर हो रही है, क्योंकि उधर 16 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे जा रहा होगा मास, ये ऐसे जा रहा होगा, समझ पा रहे हो ना। तो मोशन की डायरेक्शन वाले को क्या ले लो, पॉजिटिव, तो T इक्वल्स टू हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया यहाँ से, T इक्वल्स टू 12 न्यूटन। कुछ करना ही नहीं है, ऐसे आ जाता है ना। अरे यार देखो F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, अरे इसका यूज करो, F इक्वल्स टू एम ए, बहुत बढ़िया सर, हो गया क्वेश्चन सोल्व। हाँ देखो F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स कितना है इधर T, तो यहाँ पे क्या करो T माइनस 12 इधर लग रहा है और T मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो हो गया फोर्स। अब इक्वल्स टू लगाओ मास इंटू एक्सलेशन, इसका मास बताओ 2 और एक्सलेशन आपके पास आया 1, तो अब देखो क्या आ जाएगा T की वैल्यू, T इक्वल्स टू, तो ये उधर जाएगा 12, तो 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस का और ये 2, तो 12 प्लस 2, तो T इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 14 न्यूटन, ऐसे आता है, कितना आ गया 14 न्यूटन। दिस इज आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 kg, एक लिफ्ट है जिसका मास 2000 kg है, ये हमारी कोई लिफ्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है 2000 kg। उसके बाद बोल रहा है व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 28,000 न्यूटन, ठीक है, तो ये आपका कितना है 2000 kg, इसका लिफ्ट का जो मास है वो 2000 kg है, और इसको जो केबल सपोर्ट कर रही है उसके अंदर जो टेंशन है उसकी वैल्यू दे रखी है, देखो उसके अंदर टेंशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 28,000 न्यूटन। आधा क्वेश्चन पढ़ते हुए सोल्व हो जाता है। एंड देन इट्स एक्सलेशन इज, अब आपको इसका एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। भाई 2000 किलो की लिफ्ट है और ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है 28,000 न्यूटन। अब नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगता है, मास इंटू ग्रेविटेशन, अगर आपको याद है mg, मास की वैल्यू 2000 है, ठीक है, रख दो यहाँ 2000 और इंटू में g की वैल्यू 10 है, ऐसा मान लेते हैं ग्रेविटेशन की, तो कितना हो गया 20,000 न्यूटन। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 20,000 न्यूटन लग रहा है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 28,000 लग रहा है। क्या इसको ऐसे रख सकते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोर्स है और नीचे की तरफ जो फोर्स है, लिफ्ट कैसे जा रही होगी, लिफ्ट तो ऊपर जा रही होगी, सीधी सी बात है, लिफ्ट तो ऐसे जा रही होगी ना, तो टी तो पॉजिटिव ले लो, तो टी और माइनस नीचे की तरफ कितना है 20,000, तो 20,000 और इक्वल्स टू क्या आता है भाई एम में मास इंटू एक्सलेशन, तो मास इसका कितना है 2000 kg, तो 2000 kg और इंटू में ए एक्सलेशन, ऐसा ही आएगा। अब सोल्व हो जाएगा, देखो एक्सलेशन आपको निकालना है, टी की वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है 28,000, 28 माइनस 20,000 और इक्वल्स टू 2000 ए। अब देखो ये आ जाएगा कितना 8,000 इक्वल्स टू 2000 ए। 0 से 0 जितने कैंसिल आउट हो सकते हैं कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा 4, तो a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू क्या आ गया, a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे हमने, कुछ नहीं किया, हमने f इक्वल्स टू एम ए का यूज किया, ठीक है, बात समझ में नहीं आई तो दोबारा समझ लो, f इक्वल्स टू एम ए, इसका यूज किया हमने, f इक्वल्स टू एम ए। कैसे किया सर, देखो ये हमेशा तो रख रहे हैं यार, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स है ना, ऊपर वाले डायरेक्शन में लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टी पॉजिटिव ले लिया हमने, नीचे वाला फोर्स क्या ले लिया नेगेटिव ले लिया, तो ये हमारा एफ हो गया टोटल फोर्स, इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो आ गया। फिर उसके बाद मास इंटू एक्सलेशन, इसका मास हमने ले लिया और एक्सलेशन इस पे 10 होता ही आप सभी जानते हैं जैसा कि, ठीक है, तो ये एक्सलेशन कितना है वो हमें निकालना था इस बार, ठीक है, ये वो एक्सलेशन नहीं है 10 वाला, ये हमें निकालना था, तो एक्सलेशन की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो आ गई हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड, एक पर्सन है जिसका मास 60 kg है और वो अंदर है किसके, ये लिफ्ट के, एंड ऑफ मास 940 kg, जो लिफ्ट का मास है वो आपको दिया गया है 940 kg, जो पर्सन का मास है वो आपको दिया गया है 60 kg, एंड प्रेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल के ऊपर क्या करता है बटन को दबाता है, ठीक है, ऐसे खड़े होके लिफ्ट में खड़े होके चल लिफ्ट, अच्छा
द लिफ्ट स्टार्ट्स मूव, लिफ्ट स्टार्ट करती है मूव करना अपवर्ड्स, ऊपर की, हाँ नीचे भी जा सकती है लिफ्ट, सही बात है, विद एन एक्सलेशन 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड टेंशन। ठीक है, तो टेंशन लिफ्ट जिस रस्सी से बंधी हुई है वो आपको फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली देखो ये बात है, यहाँ पे लिफ्ट है वो बंधी हुई है, ठीक है, और ये है हमारी लिफ्ट, ये हमारी लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर कोई एक पर्सन है, ये लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, ठीक है, और ये बटन दबाता है और इसका खुद का मास 60 है। देखो लिफ्ट का मास कितना है 940 प्लस 60 मास किसका है, इस आदमी का है, तो टोटल मिला के मास कितना हो गया 1000 kg। हमें तो इससे मतलब है, ये डेटा हमारे पास आ गया है, टोटल मास हमारा कितना हो गया है 1000 kg। भाई 940 किलो की तो लिफ्ट है और 60 किलो का आदमी है, मिला के कितना हो गया 1000 kg हो गया। ठीक है, ख़त्म। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टेंशन, टेंशन तो ऊपर की तरफ वर्क कर रहा होगा टी, और इसके साथ नीचे की तरफ mg भी वर्क कर रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटेशन। सेम वही सिचुएशन बन गई आपकी। अब लगा दो यार F = ma, क्या होता है F = ma। फोर्स बताओ इस पर क्या क्या लग रहे हैं, एक तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, तो टी पॉजिटिव, और माइनस mg माइनस मास इनटू ग्रेविटेशन, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा ma, मास इनटू एक्सलेशन। मास कितना है टोटल इस लिफ्ट का बताओ 1000 kg, तो ये हमने लिखा 1000, और इनटू में एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन ये दे रखा है देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिखा 1। ठीक है, अब टेंशन कितना है वो हमें निकालना है, माइनस मास कितना है 1000 kg इनटू ग्रेविटेशन कितना है बताओ, ग्रेविटेशन कितना है, ग्रेविटेशन है 10 ले लेते हैं ऐसे, इक्वल्स टू और 1000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये सारा उठ के उधर चला जाएगा, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा देखो 1000 प्लस 10,000, 11,000 हो गया न्यूटन, 11,000 न्यूटन। दिस इज आंसर। कुछ नहीं किया, न्यूटन सेकेंड ला F = ma का यूज किया है हमने, न्यूटन सेकेंड ला F = ma का हमने यूज किया है, बस खत्म। लिफ्ट में आदमी जा रहा था, लिफ्ट का मास प्लस आदमी का मास, भाई लिफ्ट आदमी को छोड़ के तो गई नहीं होगी, साथ लेके गई है ना, तो लिफ्ट का मास प्लस आदमी का मास, नीचे mg वर्क कर रहा है और ऊपर टेंशन, रस्सी बंधी हुई है तो उसमें टेंशन वर्क कर रहा होगा, वही टेंशन निकालना है आपको, तो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है ये टी, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, लिफ्ट कहाँ जा रही है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी अपने आप ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिया, ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था इसलिए इसको नेगेटिव लिया। ठीक है, और बाकी ये टोटल फोर्स हो गया, मास इंटू एक्सलेशन, मास और एक्सलेशन क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट AIPMT 2003 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ए मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। एक लंबी रस्सी है जिसको एक मंकी पकड़ रहा है, ठीक है, होल्डिंग पकड़ रहा है उसको, एंड द रोप विल ब्रेक, रोप है वो टूट जाएगी, व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड, अगर उससे 25 kg मास है वो लटक जाए, फ्रॉम इट, बट इट विल ब्रेक, rope will break when a mass of 25 kg is suspended from it। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, the rope will break when the mass of will not break when a mass of 25 kg is suspended from it। अगर 25 kg मास लटक जाता है नहीं टूटेगी, ठीक है, बट विल ब्रेक, लेकिन टूट जाएगी इफ द मास एक्सिस्ट, अगर मास को बढ़ा दिया जाए 25 kg से। मतलब जो रस्सी है उसकी मैक्सिमम टेंशन कितनी है कि भाई वो 25 kg तक ही रोक के रख सकती है, बाद में टूट जाएगी। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सलेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अलोंग द रोप। अब मंकी चढ़ रहा है, वो मैक्सिमम कितने एक्सलेशन पे उस रोप पे चढ़ सकता है। अगर 25 से ज्यादा उस पर टेंशन लगा दिया तो फिर गया काम से। ठीक है, अगर उस पर इतना टेंशन लग गया कि 25 kg से ज्यादा वजन हो गया उस पर, तो गया फिर काम से, सीधी सी बात है। तो देखो गिवन क्या है, मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितना है T, ये है आपका 25 kg, पर टेंशन की यूनिट तो न्यूटन होती है, टेंशन की यूनिट तो क्या होती है, न्यूटन होती है।
तो अगर 25 kg, लेकिन 25 तो क्या है, एक मास है, तो इसको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना हो, फोर्स में कन्वर्ट करना हो, तो मास इंटू एक्सलेशन अगर कर दिया जाए, मास इंटू ग्रेविटेशन अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25G, 25G। अब ये न्यूटन हो गया, अब ये न्यूटन हो गया, अब ये वेट हो गया, समझ गए। तो जो रस्सी है वो मैक्सिमम कितना रोक के रख सकती है भाई, 25 न्यूटन वजन को रोक के रख सकती है। ठीक है, तो ये एक आपकी रस्सी है, ये आपकी एक रस्सी है, यहाँ पे है एक बंदर, ठीक है, ये बंदर है, और ये बंदर है वो क्या कर रहा है, इस पे ऊपर की तरफ चढ़ने लग रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो बंदर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है इस रस्सी पे, और इस पे टेंशन है वो कहाँ की तरफ लग रही होगी, टेंशन है वो भी लग रही होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, बंदर का भी कुछ मास दिया होगा हमें, ए मंकी ऑफ मास 20 kg। तो बंदर भी नीचे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कितना इस रस्सी पे कितना लगा रहा होगा, 20G। भाई मास इंटू ग्रेविटेशन नीचे लगा रहा होगा ना, 20G लगा रहा होगा ये। अच्छा, तो देखो कंपेयर कर दो F इक्वल्स टू एम में, टोटल फोर्स कितना है, एक तो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स ये कैसा लेना पड़ेगा, मैक्सिमम, तभी मैक्सिमम एक्सलेशन आएगा। अगर आपको एक्सलेशन मैक्सिमम चाहिए तो टेंशन भी आपको मैक्सिमम ही रखना पड़ेगा। तो टी मैक्सिमम कितना है, 25G, 25G। अच्छा, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में टेंशन कहाँ की तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ, और -20G अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस लिया हमने, -20G, और इक्वल्स टू, भाई F इक्वल्स टू एम में होता है, क्या होता है, F इक्वल्स टू एम में। तो मास कितना है हमारा मंकी का ना, कितना है मास, 20 kg है ना, तो ये हमने लिखा 20, और इंटू में क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सलरेशन, वो हमें निकालना है, एक्सलेशन मैक्सिमम ये हमें निकालना है। भाई टेंशन हमने मैक्सिमम रख दिया है, तो अब हमारा एक्सलेशन भी मैक्सिमम ही आएगा। तो देखो 25 - 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 - 20 5G, और 5G के अपोन में 20 को ले आओ, तो एक्सलेशन मैक्सिमम कितना आ गया भाई, यहाँ पे 20 यानी 5G, तो 5G की वैल्यू 10, और अपोन में 20 को ले आओ, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखो फिर एक बार बात करते हैं इस बारे में। देखो एक रस्सी है, उसमें 20 किलो का बंदर है, वो जंप करता है चढ़ने के लिए, और रस्सी है वो ऐसी है कि अगर आप उसके ऊपर 25 kg तक वजन रखें तब तो ठीक है, अब कूदेगा तो क्या पता कितना वजन लग जाए, और दौड़ के चढ़ेगा तो भी पता नहीं कितना वजन लग जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो ऊपर जाएगा तो 25 से ज्यादा जैसे लगा रस्सी टूट जाएगी। तो रस्सी की मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या होगी आपकी मैक्सिमम जो टेंशन स्ट्रेंथ है, देखो ये क्या है 25G, क्योंकि 25 kg से मतलब नहीं भाई, टेंशन की यूनिट तो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 25G, इसको वेट में कन्वर्ट कर दिया, तो न्यूटन यूनिट आ गई फिर। ठीक है, अब टेंशन अगर मैक्सिमम रखी जाएगी यहाँ फॉर्मूले में, तभी तो एक्सलेशन मैक्सिमम आएगा कि बंदर कितना तेजी से, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से ऊपर जा सकता है। तो ये फोर्स हमने रखा टी मैक्सिमम, ये फोर्स जो नीचे लगा रहा था बंदर वो रखा, दोनों को रख दिया। देखो फोर्स इक्वल्स टू ma, तो मास 20 इसका दिया हुआ है बंदर का, और एक्सलेशन मैक्सिमम कितने एक्सलेशन से एक 20 किलो का बंदर जा सकता है, 20 किलो का बंदर कितने मैक्सिमम एक्सलेशन से जा सकता है, तो फिर आंसर निकाला हमने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M, एक रोप है जिसकी लेंथ है वो L है, और जिसका मास है वो क्या है M, जिसका मास है वो M है, इज हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ठीक है, एक रस्सी है जिसको लटकाया गया है, तो ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, ये एक रस्सी है जो यहां से लटक रही है। ठीक है, अब उसके बाद द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट इज, तो आपको टेंशन पूछ रहा है, मतलब मान लो इस पूरी रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है L, इस पूरी रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है L है, तो आपको इस रिजिड सपोर्ट से नीचे की तरफ, यानी आप x डिस्टेंस अगर नीचे आ जाओ, तो यहां पे इस पॉइंट पे आपको क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। एक L लेंथ की रस्सी है, गिवन क्या है, देखो लेंथ जब इसकी L है, जब लेंथ इसकी क्या है L, तब तो उसकी जो टेंशन है वो क्या होगी T। ठीक है,
जब उसकी टेंशन है वो क्या है T। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि आप पूरी रस्सी के लिए मत बताइए, आप क्या करिए, आप जो देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे इस तरफ टेंशन लग रहा होगा। भाई टेंशन कैसे देखते हैं कि जहां से आपको देखना है तो रस्सी की तरफ क्या करो, अम्ब्रेला को ओपन कर दो। हमने अम्ब्रेला को ओपन किया तो टेंशन यहाँ पे काम कर रहा हो, तो इसका मैक्सिमम टेंशन तो यहाँ होगा। और रस्सी के अगर निचले पॉइंट पे अगर आप आ जाओ, यहाँ पे आप देखो कि रस्सी में टेंशन बताओ कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। भाई नीचे कोई मास ही नहीं है। ठीक, टेंशन है क्या कि एक पॉइंट पे कितना मास खींच के रखना, वो उसकी टेंशन है। समझ गए भाई, तेरे माइंड में क्या टेंशन चल रही है? मेरे माइंड में ये टेंशन चल रही है कि मैं कितने मास को खींच के रख रहा हूं। समझे आप? ठीक है। अच्छा, तो यहां पे T टेंशन है, ठीक है, लेकिन X डिस्टेंस नीचे आने के लिए मास भी तो कम हो गया। अब तक जिन रस्सियों की हम बात कर रहे थे वो मासलेस हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है वो देखिए जिसके पास क्या है, मास है। ठीक है, दिस इज नॉट मासलेस। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इज नॉट मासलेस। इस बार जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या है, नॉट मासलेस। इस बार हमारी रस्सी के पास कुछ ना कुछ मास है। तो जब रस्सी के पास कुछ ना कुछ मास होता है तो उसकी हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो चेंज हो जाती है। इस पॉइंट को ये टेंशन है मुझे पूरी रस्सी को रोक के रखना है, भाई पूरा वजन मेरे पे है। इस पॉइंट पे ये टेंशन है, इस पॉइंट की टेंशन क्या है, मुझे यहां तक की रस्सी को केवल रखना है। अच्छा, नीचे वाले पॉइंट की टेंशन है मुझे केवल यहाँ। इस पॉइंट की कोई टेंशन नहीं है, 0 है इस पॉइंट की टेंशन, क्योंकि मेरे को किसी को रोक के रखना ही नहीं है, मेरे को रोक के रखा हुआ है बेचारा। समझ गए ना बात को? अच्छा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे ये जो रस्सी इसका मास देखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे अगर इस पूरे का मास m है, आपको बोला गया है ना एक रोप है, लेंथ l है और उसका मास m है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ये जो बची हुई इसका मास क्या है। तो अगर l लेंथ पे इसका मास है वो m है, तो यूनिट लेंथ पे इसका मास है वो क्या होगा, मतलब 1 लेंथ पे इसका मास क्या होगा, m अपॉन l। ठीक है, और ये जो लेंथ है वो कितनी है, देखो अगर पूरी l थी तो ये बची हुई क्या है, l माइनस एक्स। ये बची हुई क्या है, l माइनस एक्स। तो l माइनस एक्स लेंथ के लिए इसका मास क्या होगा, वो यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं यार, बहुत पुराना मेथड। ठीक है, तो l माइनस एक्स लेंथ के लिए जो इसका मास है वो क्या होगा, m अपॉन l और इनटू में l माइनस एक्स, ये मास होगा। अब देखो नीचे की तरफ मास की वजह से एक फोर्स काम कर रहा होगा, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे इस मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा होगा जो क्या होगा, mg। सीधी सी बात है ना। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स, देखो ये है टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये वर्क कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम लिखते हैं तो देखो F इक्वल्स टू एम ए, तो टोटल फोर्स क्या हो गया भाई, एक तो T और एक mg। अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो इसका टेंशन यहाँ पे कितना है, इसका टेंशन है कि मुझे पूरे मास को रोक के रखना है। भाई इस पॉइंट की क्या टेंशन है कि मुझे पूरे रस्सी के मास को रोक के रखना है। समझ पा रहे हो? तो इसके लिए इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो आपका बराबर है किसके, मास इंटू ग्रेविटेशन के, क्योंकि इसका मास ऊपर यहाँ पे क्या है, पूरी रस्सी का मास m है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन हमें तो बात करनी है किसकी, हमें पूरी रस्सी से मतलब नहीं, हमें तो केवल इस पॉइंट की बात करनी है। हमें तो केवल इस पॉइंट की बात करनी है कि इस पॉइंट पे तुम बताओ। तो इस पॉइंट पे देखो मास बदल गया। अब इस पॉइंट पे मास क्या हो गया हमारा, m बाई l माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पे हमारा टेंशन भी क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन तो सेम है, वो तो बदलेगा नहीं ना, ग्रेविटेशन तो 10 लग रहा है तो 10, 9.8 है तो 9.8, मास बदल गया तो m अपॉन l, तो ये आ जाएगा देखो l माइनस एक्स अपॉन l। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, m g, l अपॉन एक्स अपॉन l। ठीक है, और m और साथ में देखो g, ये इसका मास आ जाएगा, मतलब ये इसका टेंशन आ जाएगा। ठीक है, इतने न्यूटन फोर्स इस पे होगा, न्यूटन। ठीक है, समझ गए? तो यही हमारा आंसर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी एक स्ट्रिंग ऐसी हो, जब भी एक रस्सी ऐसी हो जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो, तो उसके हर पॉइंट पे उसका टेंशन अलग होता है। इस पॉइंट को पूरा मास रोक के रखने का टेंशन है, इस पॉइंट को इतना टेंशन नहीं है, इस पॉइंट को इतना, मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मास घटता जा रहा है, और लास्ट पॉइंट पे इसको कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि मास ही नहीं बचा। ठीक है, तो इस पर कोई टेंशन होगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे ही याद रखो और इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हमारा कंसेप्ट आता है देखो, कांस्टेंट मोशन।
क्या है कांस्टेंट मोशन, इसके ऊपर वैसे तो एक डिटेल वीडियो आएगा, पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कंसेप्ट की जरूरत है। छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको एक फॉर्मूला है, वैसे मैं आपको बता दूंगा। देखो तो कांस्टेंट मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव इन ए रेस्ट्रिक्टेड वे। जब आप क्या करोगे कि एक ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स करोगे मूव करने के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड वे, कि भाई उस रास्ते में मूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको क्या करवाओगे, मूव करवाओगे, ठीक है। रास्ता बंद है, रास्ता रोका गया है, फिर भी आप उसको कह रहे हो, धक्का मार रहे हो, भाई फोर्स कर रहे हो, जा। ऐसा मोशन जब किसी ऑब्जेक्ट से करवाया जाता है तो उसको आप बोलोगे कांस्टेंट मोशन, ठीक है। यहां पे आप देखो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है वो m2। m2 भारी है, m1 हल्का है, ठीक है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी भारी हो सकता है, ये हल्का हो सकता है, तो m2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम m1, ऐसा हम मान रहे हैं। तो m2 है, उसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। m2 है, उसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, सीधी सी बात है। तो m2 नीचे जाएगा तो m1 ऊपर जाएगा, तो m1 के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। भाई m2 नीचे जा रहा है तो m2 के लिए एक्सेलरेशन नीचे होगा, m1 ऊपर जा रहा है तो m1 के लिए एक्सेलरेशन ऊपर होगा। रस्सी बदली नहीं है, आप देख पा रहे हो, रस्सी के अंदर सब हर जगह पे जो टेंशन है वो सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो T होगा, और यहाँ से थोड़ा नीचे जाने के बाद इधर भी जो टेंशन होगा वो क्या होगा, T होगा, सेम रहेगा ये। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है वो क्या है, देखो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है T1 डॉट A1। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर पहला मास m1 है तो इसके लिए आप ले सकते हो जैसे T1 टेंशन फॉर फर्स्ट एंड एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट, फिर आप लिखोगे टेंशन फॉर सेकंड। टेंशन एक फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेफिनेट सी बात है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये आपको लेना है, ठीक है। इसको जब ओपन करोगे तो TA cos थीटा आएगा, वो आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में। तो T1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर डॉट A3 वेक्टर, और आप चाहो तो प्लस कितने भी इसमें जोड़ दो TN, ठीक है। मैं यहाँ पे ही TN कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसको, तो प्लस TN एंड AN डॉट AN वेक्टर, ये इक्वल होना चाहिए 0 के। ये है हमारा फॉर्मूला। मतलब जो टेंशन है एक ऑब्जेक्ट का और उसका एक्सेलरेशन है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जब कौन सी मोशन की बात हो रही है, कांस्टेंट मोशन की बात हो रही है। जब आप जबरदस्ती किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, मूव करवा रहे हो, वहां पे मतलब फोर्सफुली मूव करवा रहे हो, और वहां पे क्या है, वो ऑब्जेक्ट उधर जाना नहीं चाहता, रेस्ट्रिक्टेड वे है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड पाथ है, ठीक है, रास्ता बंद है, तब उसका जो टेंशन है और उसका एक्सेलरेशन है, उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा 0 के। समझ पा रहे हो। अब इसमें टेंशन तो एक ही है यहाँ पे, लेकिन एक्सेलरेशन इसके लिए A है, एक्सेलरेशन इसके लिए A है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अच्छा, दूसरा यहाँ यहीं पे एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है। देखो एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी भी लिख सकते हो, तो T1 वेक्टर डॉट V1 वेक्टर, पहले का टेंशन पहले की वेलोसिटी, प्लस T2 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर प्लस, ठीक है, ऐसे आगे कर देते हैं, सीधा n लगा देता हूं, तो डॉट 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 प्लस TN वेक्टर डॉट VN वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये होना पड़ेगा, समझ गए। मतलब वेलोसिटी के लिए भी ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक। इस बात का क्या मतलब है कि ये फॉर्मूला है वो वेलोसिटी के लिए भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। इसको कर दिया हमने एक बॉक्स में बंद। तो वेलोसिटी के लिए भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना अपने को, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। ये निकल के आते हैं कांस्टेंट मोशन से, जो हमें अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उनके अंदर हमें चाहिए। इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आएगा, चिंता मत करो, है ना। इस सिचुएशन में देखो हमारी स्ट्रिंग है वो मासलेस है, सीधी सी बात है, तो ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के बराबर आना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो मतलब अगर इसको A1 ले लिया जाए और अगर इसको A2 ले लिया जाए, अगर इसको T1 ले लिया जाए, ये तो है वैसे T ही होना है, सीधी सी बात है भाई। टेंशन तब तक नहीं बदलता जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलती। हमारी रस्सी अभी तक नहीं बदली है तो हमारा टेंशन भी नहीं बदलेगा, सीधी बात है ना।
देखो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, T1 A1 प्लस T2 A2 इक्वल्स टू 0, T1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर, लेकिन हमारे पास तो केवल T ही है, T1 तो है ही नहीं ना, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने लिखा, फिर दूसरे के लिए रखो प्लस, तो ये T वेक्टर डॉट A2 वेक्टर, एक्सलेशन सेम होगा, ये दोनों एक्सलेशन एकदम बराबर आएंगे, इक्वल्स रखो किसके, 0 के। अच्छा इस सिचुएशन में देखो T और A, पहले ऑब्जेक्ट के लिए देखो T और A के बीच एंगल कौन सा है भाई, यहां पे जब इसको ओपन करोगे वेक्टर को हटाओगे तो क्या आएगा, टी ए कोस थीटा आएगा ना भाई, डॉट प्रोडक्ट में तो आता है ए डॉट बी ए बी कोस थीटा आता है ना, ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा, अरे आता है कि नहीं आता। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे एक्सलेशन और टेंशन के बीच कोई एंगल नहीं, एक्सलेशन टेंशन भी इसी डायरेक्शन में, एक्सलेशन भी इसी डायरेक्शन में, इनके बीच कोई एंगल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब एंगल 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, देखो T और A कोई दिक्कत नहीं, प्लस TA1 प्लस, अब देखो T और A2 के बीच कोई एंगल है क्या, देखो टेंशन इस डायरेक्शन में है और एक्सलेशन इस डायरेक्शन में, A2 इस डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच 180 एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब TA2 कोस 180, TA2 कोस 180, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो -TA2 और इक्वल्स टू 0, समझ पा रहे हो ना कैसे आए ये, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कोस थीटा तो आना बनता है। अच्छा तो यहाँ पे T बाहर ले लो, जैसे आप T बाहर लोगे देखो उधर जाके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 0, इसको चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो A1 इक्वल्स टू A2, यही बात मैंने आपको बताई थी, इस सिचुएशन में एक्सलेशन इसके लिए और इसके लिए दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, तो वही हमारे पास आया है, ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक्सलेशन के बीच और टेंशन के बीच एंगल कितना है ये जरूर आपको ध्यान रखना है भाई, एक्सलेशन और टेंशन के बीच यहाँ 0 एंगल है, कोई एंगल नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा ये TA1 बच गया, यहाँ पे इनके बीच एंगल है, देखो A2 इधर है और T इधर है, तो इनके बीच एंगल कितना है 180 है, तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है, अगर वेक्टर आपने पढ़ लिया तो आपको पता होगा ना भाई, A वेक्टर डॉट B वेक्टर ए बी कोस थीटा आता है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 इसकी वैल्यू होती है, तो ये माइनस आ गया बीच में और ये A2, अब T यहाँ से बाहर लेके उधर गया 0 के नीचे, तो ये 0 हो गया, और फिर A1 इक्वल्स टू A2, समझ गए, ये हमारे पास आ गया, तो यही हम प्रूव करना चाहते थे, इस सिचुएशन में ऐसा है, पर सभी जगह ऐसा नहीं होगा, सभी जगह जरूरी नहीं एक्सलेशन बराबर आए एक दूसरे के, कई बार क्या होगा, ये जो पुली है हमारी, अब क्वेश्चन ऐसे हम करेंगे, एक पुली है वो कैसी होगी, ये तो फिक्स है, ये तो एक जगह पे फिक्स है, लेकिन दूसरी ऐसी भी पुली होगी हमारे पास जो मूवेबल होगी, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, ये हमारा कांस्टेंट मोशन के लिए कंसेप्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सारे क्वेश्चन अब इस पे होंगे। देखो क्वेश्चन है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विल बी, यहां पे देखो आपको मास दिया गया है m1 और आपको बोला गया है कि इसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, a है, कहां की तरफ है, देखो अगर m1 है वो हैवी है या m2 हैवी है, किसी एक को तो मानना पड़ेगा, तो देखो लेट m1 इज ग्रेटर, ठीक है, उसको हैवी मान लेते हैं क्योंकि नीचे की तरफ वो है, तो m2 इज ग्रेटर फ्रॉम m1, ठीक है, तो m2 अगर ज्यादा है और m1 कम है, तो ये m1 कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ये जो पुली है वो इस बार फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, ये वाली जो पुली है वो अभी भी क्या है, फिक्स है, कैसे पता चला सर, आपको देख के नहीं पता चल रहा, देखो ये यहाँ पे फिक्स है, इस पे कुछ भी फिक्स ऐसा लगाया हुआ नहीं है, तो क्या हो रहा है, देखो ये जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, समझ पा रहे हो, तो m1 ऊपर जाएगा, अगर इसको आप जितना खींचोगे तो ये पुली भी जाएगी और साथ में m1 भी जाएगा, इसको जितना आप उधर से खींचोगे ऐसे छोड़ोगे वापस ऐसे आ जाएगा, खींचोगे वापस ऐसे जाएगा, समझ पा रहे हो ना, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में आपको बोल रहा है कि जो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज a, इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, भाई डेफिनेट सी बात है, अगर इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अच्छा टेंशन कहाँ की तरफ काम कर रहा है, देखो यहाँ पे इस स्ट्रिंग के लिए देखोगे ये टेंशन T, यहाँ पे इस स्ट्रिंग के लिए देखोगे टेंशन T, सीधी सी बात है, अभी तक रस्सी सेम है, रस्सी तो पूरी की पूरी सेम है,
तो ये तो टेंशन तो सेम बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखोगे इसके लिए तो टेंशन क्या होगा, टी तो ये रहा और टी ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2t, टेंशन बदल जाएगा क्योंकि रस्सी बदल चुकी है, रस्सी बदल गई इस बार, क्योंकि यहाँ पे ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है, स्ट्रिंग अलग है। तो ऊपर यहाँ पे टी और यहाँ पे टी, तो टोटल टेंशन कितना हो गया बताओ, 2t हो गया। अच्छा अब ऊपर की तरफ जैसे जैसे ये जाएगा तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, यहाँ पे चलो टेंशन t, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो टेंशन क्या है, t है, और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो टेंशन क्या है, t है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन कहाँ की तरफ है, डाउनवर्ड्स है। इसका एक्सेलेरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड्स है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका एक्सेलेरेशन है वो सेम नहीं हो सकता है, इनका एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा। कैसे, क्योंकि इस बार जो हमारी जो पुली है वो फिक्स नहीं है, ये मास है वो। अब अगर सिंगल पुली होती तब तो एक मास ऐसे तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होता, पर ऐसा नहीं है इस बार ये मास जो मूव कर रहा है उसके साथ ये पुली मूव कर रही है, उसके बाद m1 मूव कर रहा है, उसके साथ m1 मूव कर रहा है, तो इनका एक्सेलेरेशन भी अलग अलग होगा। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले सिचुएशन को क्रिएट करेंगे। भाई कॉन्स्टेंट मोशन है एक तरह की, ये मोशन होना नहीं चाह रही पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही है मोशन m1 को, ठीक है। ये चाह रहा है भाई मोशन है m1 है वो टिका हुआ रहूँ मैं, लेकिन फिर भी इसको साथ साथ ये पुली लेके भाग रही है, ठीक है। देखो क्या बताया था अभी आपको बताया था t1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर प्लस t2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। लगा देते हैं इसको, ये तो फॉर्मूला हमारे काम आने वाला था क्वेश्चन में। अच्छा देखो t1, यहाँ पे t1 कितना है, अगर मास m1 की बात करूँ तो यहाँ पे टेंशन तो मेरे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2t, और डॉट a हमारे पास कितना, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, क्या इनके बीच कोई एंगल है, कोई एंगल नहीं, कोई एंगल नहीं, दोनों पे एक्सेलेरेशन भी ऊपर की तरफ है, 2t भी ऊपर की तरफ है, तो एंगल 0 है, तो कोस थीटा की वैल्यू 0 आएगी, तो 2t इंटू a। अच्छा प्लस यहाँ पे t2 की वैल्यू कितनी है, ये तो t है अकेला, ठीक है, इसको हमने लिखा t, और एक्सेलेरेशन 2, ये एक्सेलेरेशन भाई अगर ये एक्सेलेरेशन a1 था हमारा, इसको एक्सेलेरेशन मान लें a2, तो इस बार देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा एक्सेलेरेशन है और टेंशन ऊपर की तरफ है, एंगल कितना है दोनों के बीच 180 है, तो देखो यहाँ पे ये हमारा एक्सेलेरेशन है वो क्या माइनस आएगा, सबसे पहले तो भाई क्या हो गया t2a2 कोस 180 हो गया, ठीक है। और इसको चाहो तो आप a1 अकेला ये रख लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे a1 की वैल्यू a ली है, a2 की भी a ले लेंगे, तो माइनस t और a, माइनस t इंटू a। अब देखो यहाँ से इक्वल्स टू 0, बाहर क्या आ सकता है, t बाहर आ सकता है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाए, t बाहर लेंगे तो देखो यहाँ पे 2a माइनस a और इक्वल्स टू 0, t उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बताओ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू a, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2a। ये दोनों के लिए एक्सेलेरेशन आ चुका है, समझ पा रहे हो। अगर आपने इसको a2 लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे a1 हो जाता, यहाँ पे 2, ये हो जाता a2, यहाँ पे क्या होता 1 और यहाँ पे हो जाता 2, सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाता a2 इक्वल्स टू 2a1। समझ पा रहे हो। तो जितना एक्सेलेरेशन इसका है उसका डबल उधर होगा, जितना एक्सेलेरेशन इसका है उसका डबल एक्सेलेरेशन उधर होगा। इसका रीज़न जानते हो, इसका रीज़न ये है कि ये पुली है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये स्ट्रिंग है वो भी डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मतलब यहाँ पे सिंपल, जितना ये नीचे की तरफ जाएगा, जैसे देखो ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी तो दोनों तरफ से जाएगी और ये जो पुली है वो ऊपर की तरफ खिसकेगी, तो इतनी डिस्टेंस इधर से भी कवर होगी, इतनी डिस्टेंस इधर से भी कवर होगी। अगर ये पुली उठ के इधर आ गई तो डिस्टेंस डबल है, इस वजह से एक्सेलेरेशन भी क्या है, डबल है। ये मान के चलना, जितना अगर डिस्टेंस डबल है तो एक्सेलेरेशन भी क्या है, डबल है। इसीलिए देखो एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू क्या है, 2a1। अगर इसका एक्सेलेरेशन a है तो उसका एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, 2a1 आ जाएगा, ठीक है। a2 इक्वल्स टू 2a1। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन है देखो, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A इज, ये आपकी बॉडी A है, ये है बॉडी B, यहाँ पे एक फिक्स पुली है और यहाँ पे भी एक फिक्स पुली लगी हुई है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं VA इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी फॉर B है वो V0 हमें दी हुई है पहले से, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है, सबसे पहले अगर इस स्ट्रिंग पे देखा जाए, यहाँ पे टेंशन टी काम कर रहा है, रस्सी तो पूरी एक है, आप देख सकते हो ना, यहाँ से स्टार्ट होके रस्सी देखो पूरी एक है, यहाँ से इस पॉइंट से देखो स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी लग रहा होगा, और यहाँ पे भी टेंशन टी लग रहा होगा। ये कुछ टेंशन है वो वर्क कर रहे हैं, टेंशन फोर्स। अब हमें ये देखना है कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था कांस्टेंट मोशन के लिए, देखो मैंने कहा था एक्सेलरेशन की जगह आप वेलोसिटी भी ले सकते हो, तो देखो v1 प्लस, देखो ये t1 ले लिया, ये t2 डॉट v2, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। बताया था आपको भाई यहाँ पे TA है, उसकी जगह TV भी आप ले सकते हो, मतलब एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी भी रखा जा सकता है इस फॉर्मूले में। तो अब देखो क्या आएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे आप देखो टेंशन 4A, सबसे पहले अगर A की बात कर लें हम, तो क्या आ जाएगा, देखो टेंशन है वो T है तो सभी के लिए सेम, लेकिन यहाँ पे देखो टेंशन अगर A के लिए देखी जाए तो 1 और 1 2, टोटल टेंशन इसके लिए 2T लग रही है। टोटल टेंशन इसके लिए कितनी लग रही है, देखो T और T 2T लग रही है। और अगर B के लिए देखा जाए तो टोटल टेंशन देखो यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे देखेंगे तो कितनी लग रही होगी, 3T, 1 2 और 3T लग रही है। समझ पा रहे हो सिचुएशन को। तो अब हमें टेंशन किसके लिए चाहिए, VA के लिए चाहिए, तो ये हमने लिया टेंशन T, और साथ में देखो क्या है इसका वेलोसिटी देखो क्या है, VA है, तो TVA, और टेंशन कितनी है, 2T है, तो ये हमने लिखा 2TVA। और टेंशन और वेलोसिटी के बीच कोई एंगल बन रहा है क्या, देखो इधर वेलोसिटी और इधर ही टेंशन है हमारी, क्या कोई एंगल बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा, मतलब जीरो एंगल है, सीधी सी बात है, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लगाते हैं प्लस, ये बात किसके लिए हो गई, इस A ऑब्जेक्ट के लिए हो गई। अब B ऑब्जेक्ट के लिए देखो टेंशन है वो, उसको अगर T2 माने तो टोटल टेंशन 3T है, ये हमने लिया 3T। फिर उसके लिए वेलोसिटी आपको दी हुई है V0, ये हमने लिया V0। क्या उनके बीच कोई एंगल है, देखो टेंशन इधर काम कर रहा है, वेलोसिटी उधर काम कर रही है, आप देख पा रहे हो, वेलोसिटी इधर मतलब वेलोसिटी उधर और टेंशन इधर, तो 180 का एंगल है, तो -1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और इक्वल्स टू क्या होगा, 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है T, तो यहाँ से बचेगा 2VA और -3V0 इक्वल्स टू 0। हमें क्या चाहिए, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A की वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो T तो उधर जाके 0 हो जाएगा, और A की जो वेलोसिटी है VA वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3V को इधर ले जाओ तो 3V0 अपॉन में 2 इसके नीचे चला जाएगा 2, ये हमारे पास आंसर होगा VA इक्वल्स टू 3V0 अपॉन 2। दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक। और ये मीटर पर सेकेंड, अगर ये वैल्यू मीटर पर सेकेंड में थी तो वेलोसिटी है ना, तो किस में आई होगी, मीटर पर सेकेंड में आई होगी। आसान क्वेश्चन था, देखो कुछ नहीं, वेलोसिटी निकालनी थी A बॉडी के लिए हमें, ठीक। बस यहाँ पे टेंशन देखना था यार, इधर से देखो T और T तो 2T हो गया, इधर से देखो T 3T हो गया, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है और इसकी हमें गिवन थी, बस सारी चीज़ें वही है। और ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है CBSE AIPMT 1998 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 2 particles A and B are connected by a rigid rod AP। एक रिजिड रोड है, रोड के अंदर कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स लगता है भाई, रस्सी में टेंशन फोर्स लगता है, रोड में टेंशन फोर्स लगता है। तो ये आपकी रोड है AB, ये आपका पॉइंट A है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। बाय ए रिजिड रोड AB एंड द रोड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स, रोड है वो फिसल जाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे देखो, ये A है वो आगे की तरफ जा रहा है और B है वो नीचे की तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर से रोड है वो फिसल रही है। भाई ये आपकी दीवार है, यहाँ रोड खड़ी हुई थी, ऐसे रोड खड़ी हुई थी, रोड ऐसे फिसल गई, रोड ऐसे फिसल गई, समझ पा रहे हो ना। मतलब ये आपकी दीवार है, मैं आपकी दीवार हूँ, मेरे मतलब बाजू में है ना, ऐसे रोड खड़ी हुई थी, ऐसे खड़ी हुई थी नीचे, ठीक है। ऐसे ये रोड है ना वो धीरे धीरे क्या हुई, ऐसे फिसल गई, नीचे की तरफ फिसल गई, समझ पा रहे हो ना। तो रोड पहले ऐसे थी, मतलब ऐसे साइड में लगा के खड़ी कर रखी थी यार, ऐसे फिसल गई, ऐसे खड़ी थी, ऐसे फिसल गई, ठीक है। तो ये AB है और रोड है, ये अब देखो धीरे धीरे फिसलती हुई आ रही है। तो इसका A साइड कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, और B साइड नीचे की तरफ आ रही है, समझ गए ना। ऐसा कह रहा है, द रोड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोवन, ठीक है। एंड द वेलोसिटी ऑफ A टू द राइट
टू द राइट, वेलोसिटी ए की जो वेलोसिटी है वो राइट में कितनी है, इज अच्छा दी हुई है, टू द राइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वेलोसिटी आपको दे रहा है जो VA है, जो VA है वेलोसिटी ऑफ ए, वो आपको दे रहा है क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ से लिख देता हूँ, VA इक्वल्स टू दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोल रहा है कि है ना ए की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ये बताओ बी कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है। अगर ए इतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो बी कितनी स्पीड से, भाई ए तो जा ही रहा है, रोड थी पूरी, तो ए ऐसे जाएगा, तो बी कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और अगर ये एंगल अल्फा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए आपको। ठीक है, ये एंगल चाहिए, तो एंगल कितना है भाई, पूरा 180 है, ये 60 है, तो 180 माइनस 60 क्या हो गया, 180 माइनस 60, यही तो है 180 माइनस 60। अपना कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, T1 वेक्टर डॉट V1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर, और इक्वल होता है किसके, जीरो के। दो ही जरूरत पड़ेगी भैया, एक इस पॉइंट के लिए, एक इस पॉइंट के लिए, सीधी सी बात है। तो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ और इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट से नीचे की तरफ है। अब देखो जो टेंशन है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, रोड के अंदर, तो यहाँ से टेंशन इधर लग रहा होगा T, और यहाँ से टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा T। सीधी बात है, यही तो बात है भाई, रोड के अंदर टेंशन इस पॉइंट से छाता खोलो, ठीक है, इधर लग रहा होगा रोड की तरफ, और इधर से ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो अगर यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A माने, टेंशन दोनों के लिए T है, देखो तो इसके लिए टेंशन हमने लिखा T, वेलोसिटी V1 के लिए, मतलब V1 क्या है, VA है बेसिकली, तो वेलोसिटी फॉर A कितनी दी गई है आपके लिए, ये 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो इनटू में लिखो 10। अच्छा, साथ में देखो एंगल, भाई ए बी कोस थीटा, मतलब ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा, तो ये आपका ए बी तो आ गया, पर कोस थीटा, थीटा कितना है 180 माइनस थीटा, यही तो है 180 माइनस थीटा, तो क्या आ जाता है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और कोस कितना 60, माइनस कोस 60 डिग्री। भाई अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये 60 है तो 180 माइनस 60, तो कोस 180 माइनस थीटा के लिए होता है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस कोस थीटा, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, कोस 60 को यहाँ लिख दिया, प्लस T2 और V2। देखो यहाँ पे आपका T2, इसके लिए अगर देखते हैं तो टेंशन तो इसके लिए भी T है, और वेलोसिटी इसके लिए की है, क्या है, वेलोसिटी फॉर B, भाई वेलोसिटी ऑफ A उधर है और वेलोसिटी ऑफ B इधर है, तो वेलोसिटी आपकी कितनी है VB। क्या वेलोसिटी के और इसके बीच कोई टेंशन के बीच कोई एंगल है, ये एंगल है ना, जरूर है, ये एंगल है, ये एंगल 60 है भाई, ये 90 है, ठीक है, ये 60 है और ये 90 है, तो कितना बच गया 30 डिग्री, अपने आप ही 30 बच जाएगा ये तो, ठीक है। तो देखो VB हो गया हमारा, ये T और VB, साथ में देखो A वेक्टर डॉट B वेक्टर ए बी कोस थीटा, तो A ये आ गया, B ये आ गया, पर कोस थीटा और आएगा, थीटा कितना है 30, तो ये हमने लिखा कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसको राइट डाउन कर देते हैं, देखो माइनस माइनस और इक्वल किसके होगा, ये जीरो के, ठीक है, ये जीरो के इक्वल होगा ये पूरा, ठीक है। ये तो ये हमने लिखा है T1 V1 कोस थीटा, T2 V2 कोस थीटा, है ना, ये लिखा है। अब देखो T इंटू 10 कोस 60, तो माइनस 10T और इंटू में कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, प्लस T और इंटू VB और इंटू कोस 30 होता है √3/2 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रख देते हैं, देखो इसका एलसीएम लेते हैं 2 इसका एलसीएम होगा, तो वैसे भी ये पूरा 0 हो ही जाएगा बाद में, 2 उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10T, ठीक है, और प्लस ये T है VB है, तो √3 और T और क्या हो गया VB, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो नीचे की तरफ, तो देखो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, पकड़ के इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 और T VB इक्वल्स टू, अच्छा T को भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, T भी उसके नीचे जाके 0 हो जाएगा, खत्म करो इसको, T भी कैंसिल आउट, भाई T को बाहर कॉमन लेंगे तो T भी उसके नीचे आके 0 हो जाएगा और 2 भी उसके नीचे जाके 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और T बाहर आके उधर 0, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास बच गया √3 VB इक्वल्स टू 10,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो वी बी इक्वल्स टू लिखा जा सकता है √3 भाई 10/√3 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/√3 5.8 मीटर पर सेकेंड। तो 1.732 वैल्यू होती है √3 की, 1.732 है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में √3 इक्वल्स टू 1.732 ये वैल्यू होती है। इसको अगर यहाँ अपॉन में आप लिखोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली हमने क्या किया, इसके लिए टी और वी की वैल्यू रखी, इसके लिए टी और वी की वैल्यू रखी, एंगल इसके लिए था वो रखा, इसके लिए जो एंगल था वो रखा, उसके बाद cos 60 की वैल्यू रखी, cos 30 की वैल्यू रखी, उसके बाद टी को बाहर कॉमन लिया वो 0 हो गया, 2 एलसीएम लिया वो भी 0 हो गया, √3 वी बी इक्वल्स टू 10 आ गया, वी बी इक्वल्स टू 10/√3 आ गया और 5.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई किसके लिए, बी के लिए। ए के लिए तो क्वेश्चन में दे रखी थी 10, बी के लिए हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। तो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस थे जो हमने कांस्टेंट मोशन के लिए भी किए। तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाना तो इम्पॉसिबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे यहाँ पे बोर्ड पे नहीं करवाए जा सकते, लेकिन जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवा सकते थे, जितने क्वेश्चंस हमने फाइंड किए थे वो हमने सारे आपको करवाए। न्यूटन सेकेंड लॉ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और कांस्टेंट मोशन के ऊपर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम 11th एंड 12th कंप्लीट फिजिक्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।